हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रिया शरीर के मॉडर्न वाले पार्ट का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे और इसके फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है होम्योस्टेटिस। इसका डेफिनेशन, मैकेनिज़्म और मेंटेनेंस देखेंगे हम। फिर दूसरा टॉपिक है सेल फिजियोलॉजी, फिर मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक शायद आपको याद होंगे, हम जब 12th में थे तब पढ़ चुके हैं। 11th और 12th में हम ये कवर कर चुके हैं, इसलिए इसकी डिटेल्स में हम नहीं गए हैं। बस एक एज अ रिमाइंडर हमने ये वीडियो बनाई है जिससे ये हमारे सिलेबस में कवर हो जाए। बाकी इसके आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसका बस हम एक गो थ्रू देखते हैं जिससे हमारा रिमाइंडर हो जाए, क्योंकि हम 12th में पढ़ा है और 11th में भी इनको पढ़ लिया था ये सारे टॉपिक्स को। तो बस एक इसका गो थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस क्या होता है? बेसिकली होम्योस्टेटिस होता है कि हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो उसको इक्विलिब्रियम में रखना। और ऐसा किस लिए करती है हमारी बॉडी? जिससे हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज़, हमारे इंटरनल फंक्शंस अच्छे से काम करते रहें और उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं? होम्योस्टेटिस इज द मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो, अभी हमने जो समझाया, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कंडीशन में मेंटेन करके रखना ही होम्योस्टेटिस है। ठीक है, ये टर्म किसने दिया था हमें? वॉल्टर कैनर सर ने दिया था, और ये दिया था हमें उनने 1929 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करते जाइएगा। बाकी इसका हम गो थ्रू देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिसको हम ECF के नाम से जानेंगे, आगे शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। और एसेंशियल फॉर नॉर्मल सेल्यूलर फंक्शन। देखो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है और नॉर्मल सेल्यूलर फंक्शन में हेल्प करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब जो होता है डिस्टरप्टेड होम्योस्टेसिस, वो क्या होता है? कंपनसेंट्री चेंजेस में प्रेजेंस लाइफ शॉर्ट टर्म बट हार्म लॉन्ग टर्म। देखो, जो होम्योस्टेटिस होता है, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए डिस्टर्ब हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हो रहा है तो वो बहुत हार्मफुल होगा। ठीक है, अब इसके मैकेनिज़्म में चलते हैं। बेसिकली होम्योस्टेसिस 3 टाइप के मैकेनिज़्म को फॉलो करता है: नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक और एडेप्टिव फीडबैक। तो सबसे पहले देखते हैं हम नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक काम कैसे करता है, इसका देखते हैं अपन। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ट्रिगर रिस्पॉन्स दैट अपोज द चेंजेस। तो जो नेगेटिव फीडबैक होता है, जैसे हमारी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है तो उसका नेगेटिव फीडबैक हमारे ब्रेन तक जाएगा, फिर उस चेंज को अपोज करके नॉर्मल कंडीशन में लाएगा। पॉजिटिव फीडबैक, ब्लड क्लॉटिंग, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एक्शन पोटेंशियल। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वाइल गिविंग बर्थ। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और फीमेल्स की बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है बेसिकली। तो ऑक्सीटोसिन जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद भी अगर रिलीज़ होता रहे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इसलिए ये पॉजिटिव फीडबैक कुछ टाइम तक ही रहता है और फिर उसके बाद बंद हो जाता है। मोस्ट कॉमन नेगेटिव फीडबैक देखा जाता है, जैसे हमारी स्किन में, स्वेटिंग में और बाकी सारी चीज़ों में मोस्ट कॉमनली हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन एडेप्टिव फीडबैक। तो एंटीसिपेटरी मैकेनिज्म फाइन ट्यून बाय फीडबैक। तो ये फीडबैक्स को ही लेकर काम करता है। तीसरा ये है। ठीक है, इसको आप एक बार रीड कर लेना, और फिर भी कोई दिक्कत जा रही हो तो फिर कमेंट सेक्शन बता देना, या फिर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपको पर्सनली वो डाउट क्लियर कर देंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो हमारी बॉडी में काम करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेटिस। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? सप्लाई ऑफ O2 और रिमूव CO2। ये भी होम्योस्टेटिस है, जिससे हमारा बैलेंस बना रहे। GIT में क्या होता है? प्रोवाइड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट्स। इससे भी हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। लीवर और मेटाबॉलिक ऑर्गन्स में क्या होता है? मॉडिफाई, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट और डिटॉक्सिफाई सब्सटेंस। ठीक है, किडनीज क्या करती हैं? वेस्ट को निकालती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करती हैं
और वाटर वेज बैलेंस बना के रखती हैं। स्किन में क्या है, प्रोटेक्टिव बैरियर है हमारी स्किन, सबको पता है। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, जैसे गर्मियों में हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग इसलिए ही होती है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर स्वेटिंग नहीं होगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। स्वेट आने के कारण फिर जो बाहर से हवा लगती है उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और फ्लूइड लॉस को भी बचाती है स्किन। इम्यून सिस्टम क्या होता है, पैथोजेंस के अगेन हमें प्रोटेक्ट करते हैं और जो हमारे टिश्यूज़ हैं जो डैमेज हो चुके हैं उन्हें रिपेयर करते हैं। म्यूकोस्केलेटन क्या करता है, मूवमेंट्स को इनेबल करता है, किस चीज़ के, जो हमारे फूड से मिलते हैं, और प्रोटेक्शन का काम करता है। नर्वस सिस्टम, रैपिड रेगुलेशन विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हार्मोनल काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये स्लोअर होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये एग्जांपल्स आप रीड कर लेना और फिर भी अगर कोई दिक्कत जाए तो बता देना। अब हम आगे चलते हैं अपनी सेल फिजियोलॉजी की तरफ। सबको पता है सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की। ये ह्यूमन बॉडी में, इस चीज़ को नोट कर लो, ये एमसीक्यू में आ सकता है। वैसे भी इस चैप्टर की, इस टॉपिक की ज़्यादा वेटेज नहीं है। इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स हैं रेस्पिरेटरी, जीआईटी, डाइजेशन, फिजियोलॉजी में उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा वेटेज नहीं है, इसलिए इसको बस ओवरव्यू से देख रहे हैं, इसमें टाइम नहीं हम ज़्यादा लगाएंगे। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो क्या 40 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होते हैं और लगभग 40 ट्रिलियन सेल्स ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। साइटोप्लाज्म क्या करता है, कंटेन ऑर्गेनेल्स सस्पेंड इन साइटोसोल, ठीक है। अब ऑर्गेनल्स कौन कौन से सेल में होते हैं वो देखते हैं हम। न्यूक्लियस होता है जिसके पास डीएनए होता है, डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करता है न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है। एंड ईआर होता है। अब ईआर होते हैं हमारे दो टाइप के, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ होता है उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, वो लिपिड सिंथेसिस का काम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है जीए, गोल्जी apparatus, सबने पढ़ा है, ये 12th में पढ़े हैं, ये सारे अपन ने देखे थे 12th में 11th में। जीए क्या करता है, प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन प्रोड्यूस लाइसोसोम। देखो जो प्रोटीन हमारे ईआर ने सिंथेसाइज किया था उसको प्रोसेस और पैकेज करेगा और लाइबोसोम्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ऑटोफेजी करते हैं। पेरोक्सीसोम्स होते हैं, वो डिटॉक्सीफाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सीफाई करते हैं। साइटोस्केलेटन्स होते हैं, इनमें क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जाते हैं साइटोस्केलेटन में, और माइक्रोट्यूब्यूल्स सपोर्ट करते हैं मोटिलिटी में। ट्रांसपोर्ट भी इनका काम होता है साइटोस्केलेटन का। सेल कम्युनिकेशन भी होता है, वो क्या होता है, केमिकल मैसेंजर बाइंड रिसेप्टर्स होते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नल देने के लिए एक दूसरे को या दूसरे ऑर्गेनल्स को। अब अपन देखते हैं मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लस प्रोटीन होते हैं। अब जो इसमें प्रोटीन होते हैं वो या इंट्रीगलर होते हैं, इंट्रीगल या पेरिफेरल, मतलब उसमें मेम्ब्रेन, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है तो या तो इसमें पूरी तरीके से धसे होंगे या इसकी बॉर्डर पे होंगे। तो जो पूरी तरीके से धसे होते हैं उसको कहते हैं हम इंट्रीगल प्रोटीन्स, और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, चैनल्स की तरह काम करते हैं और कैरियर और रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। पर जो हमारी बॉर्डर्स पे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, वो क्या होते हैं, वो एंजाइम की तरह काम करते हैं और साइटोस्केलेटल एंकर की तरह काम करते हैं, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड बाइलेयर इज फ्लूइड और प्रोटीन एबेंडेड और अटैच्ड। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे मेम्ब्रेन के, सेलेक्टिव बैरियर होती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, जो सिग्नल्स एक सेल से दूसरे सेल के पास जा रहे हैं या न्यूरॉन्स से सेल के पास जा रहे हैं तो सिग्नल रिसेप्टर की तरह काम करती है। एक सेल को दूसरे सेल से अटैच करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन ही करती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का काम भी हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है।
ये देखो, ये एक सेल का डायग्राम हमने बनाया है जिसमें सारे स्टेप बाय स्टेप सारे ऑर्गेनेल्स के नाम है और उनका आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियोपोर्स हैं और यहाँ उसका डीएनए है, ये क्रोमेटिड्स हैं। उसके अलावा हम देखते हैं फिर आरईआर, ये एसईआर। इसमें देखो आरईआर में ये राइबोसोम्स बाइंड हैं, ठीक है, और एसईआर में ये राइबोसोम बाइंडेड नहीं है। अब आरईआर यहाँ से प्रोटीन को सिंथेसाइज करके निकालेगा, फिर ये सीधा गोल्जी अपैरेटस के पास जाएगा। गोल्जी अपैरेटस ये इसको पैक करके यहाँ से निकाल देंगी। ये होता है गोल्जी अपैरेटस का फ्रंट फेस और ये बैक फेस। इनके नाम है सिसोट्रांस, ठीक है। ये पीछे लाइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स को भी गोल्जी अपैरेटस ही प्रोड्यूस करती है। ये पैरोक्सीसोम्स हैं, ये राइबोसोमल टू यूनिट राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ये स्मॉलर, ये लार्जर। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये है साइटोस्केलेटन। ये बस यहाँ पे थोड़ा सा बनाया है, बाकी ये पूरे सेल में ऐसे 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 फैला होता है। ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी लिपिड बाइलेयर की सेल मेम्ब्रेन। ये लिपिड बाइलेयर जो होती है, इसका जो हेड वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है और टेल वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। इसी कारण से टेल वाला पार्ट अंदर साइड, देखो सारे लिपिड्स में देखो टेल वाला पार्ट अंदर साइड है और हेड वाला पार्ट बाहर साइड होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस एक रिमाइंडर दे रहे हैं जिससे आपको फिर से याद आ जाए। ये प्रोटीन्स हैं, ये पूरी तरीके से धसे हुए हैं अंदर इंट्रीगल, ये पेरिफेरल, ठीक है। एक बार आप इसको देख लेना, ये लो, इसको पॉज करके आराम से देख लेना, चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट हमारा सबसे पहले देखते हैं पैसिव, फिर एक्टिव, फिर उसके बाद होगा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ये 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखेंगे सिंपल डिफ्यूज़न, ठीक है। सिंपल डिफ्यूज़न में क्या आता है, मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट और मॉलिक्यूल ग्रेडियंट के अलोंग ही मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, ये प्रेशर ग्रेडियंट पे काम करते हैं। लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, लिपिड सॉल्युबल चीज़ें हैं, ये भी ग्रेडियंट पे काम करता है, इसलिए सिंपल डिफ्यूज़न। ज़्यादा CO2 जहाँ होगी तो कम CO2 की तरफ जाएगी। जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है, मान लो यहाँ पे एल्वेलाइज में ज़्यादा ऑक्सीजन है और ब्लड वेसल्स में कम है, तो एल्वेलाइज से ब्लड वेसल की तरफ जाएगी। ये होता है सिंपल डिफ्यूज़न। फिर उसके बाद देखते हैं अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। ये कैरियर प्रोटीन्स एक्सेलरेट मूवमेंट करते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। फिर ऑस्मोसिस से ही समझ में आ रहा है कि ये वाटर का डिफ्यूज़न होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सबको याद आ गए होंगे, पैसिव पढ़ा जब हमने, अब एक्टिव पढ़ेंगे तो सबको अपने पुराने चैप्टर्स, पुराने जो नीट की तैयारी के टाइम पे हम पढ़ रहे थे वो सब याद आ गया होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP रिक्वायर्स होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो ATP लगती ही है, इसलिए तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, 3 सोडियम बाहर आएंगे, 2 पोटेशियम अंदर जाएंगे। कैल्शियम पंप है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है, ये सारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में देखेंगे हम सोडियम प्लस ग्लूकोज, सोडियम और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होना, और काउंटर ट्रांसपोर्ट में सोडियम कैल्शियम, सोडियम हाइड्रोजन, इस टाइप से। जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो एक होता है एंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कहाँ काम करता है, फैगोसाइटोसिस में, पिनोसाइटोसिस में, और एक्सोसाइटोसिस काम करता है किस लिए, सिक्रीशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये याद आ गया होगा आपको, और अगर याद नहीं आया और फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए, तो हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन। यही होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जैसे देखते हैं पोटेशियम इनसाइड जो भी है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द बॉर्डर, इनसाइड द मेम्ब्रेन हाई है, और
सोडियम बाहर हाई है, जैसे मान लो ये सेल है, यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है और यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, ठीक है। मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम। अब देखो, जब पोटेशियम अंदर हाई है तो ये पोटेशियम को बाहर निकालने की कोशिश करेगी, इसलिए मेम्ब्रेन मोर ज़्यादा परमिएबल रहेगी किसको, पोटेशियम के इफ्लक्स के लिए, ठीक है। ये होगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो सोडियम पोटेशियम पंप इसका ग्रेडियंट मेंटेन करेंगे और इसको वापस से इक्विलिब्रियम में लाएंगे। यहाँ पे पोटेशियम कम हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ही सोडियम यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ पे सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, ये अंदर और बाहर हो जाएंगे दोनों। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस चीज़ के लिए बेसलाइन की तरह काम करती है, एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व मसल और ग्लैंड्स के लिए, ठीक है। ये उनके बेसलाइन की तरह काम करती है। अब देखते हैं अपन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, रैपिड डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके फेसेस क्या होते हैं, फेसेस देखते हैं। सबसे पहले रेस्टिंग फेज में जो रहता है लगभग 70 MB का चार्ज रहता है। फिर उसके बाद होता है डीपोलराइजेशन, इसमें वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे और क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया, मतलब अंदर जाएगा। फिर उसके बाद होगा ओवरशूट, थर्ड फेज में मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा रिपोलराइजेशन, जो चैनल से खुले थे, जो गेटेड खुले थे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले थे, यहाँ पे ओपन हुए थे, अब यहाँ पे ये बंद हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, जिससे पोटेशियम, अब पोटेशियम अंदर जाएगा, पहले सोडियम अंदर जा रहा था, अब पोटेशियम अंदर जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन, जिसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन ब्रीफली मोर नेगेटिव, अब मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऑल और नन रिस्पॉन्स, या तो सारा ही रिस्पॉन्स मिलेगा या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कंडक्शन विदाउट डिक्रीमेंट, रिफ्रैक्टिव पीरियड, बेसिक ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया और जो भी हमने इसको रिवाइज कराया है, रिवाइज ही कराया है, बेसिकली पढ़ाया नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं 11th-12th में, इसलिए हमने सिर्फ रिवीजन लेक्चर के लिए लेक्चर बनाया था, रिवीजन वीडियो बनाई थी। इसके आगे हम डिटेल्स में सारी चीज़ें पढ़ेंगे और सब डिटेल्स में जाएंगे। इसके लिए बस हमने रिवीजन लेक्चर डाला है, जिससे आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाएं, जो भी आप भूल रहे हैं। तो रिवाइज हो गया होगा, अगर रिवाइज नहीं हुआ है और फिर भी डाउट आ रहा है तो आप हमें एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों के लिए कुछ हमने 10 क्वेश्चन बनाए इस चैप्टर को देखकर, ये आप एक बार देख लो। ये सारे क्वेश्चन पे हम वीडियो पॉज करके आप लिख लो और इन क्वेश्चंस के आंसर सर्च करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और ये भी बहुत कम मार्क्स में आएंगे, इसकी कोई वेटेज ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर की, इसलिए परेशान मत होना, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो, जो आपके बैचमेट्स हैं, जिनको आप जानते हैं, जो BAMS कर रहे हैं, सबके साथ हमारा चैनल शेयर करो, वीडियो शेयर करो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हम चलते हैं, बाय।